सभी प्यारे भाइयों को नमस्कार। साथियों, आज हम लेकर के आए सीडीपी का पार्ट 3, जिसमें आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ मस्त ज़बरदस्त होंगे। साथियों, आज डे 3 क्लास में वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को लाया गया है, जो पेपर की दृष्टि से प्रश्न आए हैं। तो देखेंगे साथियों, पहला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है अभिप्रेरणा का वर्गीकरण होता है किससे? साथियों, अभिप्रेरणा का वर्गीकरण किससे होता है? एक स्वाभाविक और कृत्रिम है, एक साथियों कम महत्वपूर्ण तथा अधिक महत्वपूर्ण है, एक साथियों जन्मजात तथा अर्जित अप्रेरणा है, और एक अप्रेरणा तथा प्रलोभन है। तो साथियों, आपको बता दें, अप्रेरणा का वर्गीकरण केवल जन्मजात तथा अर्जित होता है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। साथियों, अभिप्रेरणा को अब्राहम मैस्लो ने दिया था। किसने दिया था? अब्राहम अब्राहम मैस्लो ने इसे दो भागों में बांटा था, एक जन्मजात और एक अर्जित। जन्मजात क्या होता है साथियों, आपको बता दें, जन्मजात अप्रेरणा जैसे भूख, प्यास, विश्वास, निद्रा आदि, ये जन्म से होता है। और साथियों अर्जित जिसे हम बाहर से लेते हैं, जैसे साथियों सामाजिक रुचि, प्रतिष्ठा आदि, ये सब साथियों कहाँ से होता है? और बाहर से होता है। अर्जित वाला बाहर से, जन्मजात वाला हमारे शरीर में पहले से मौजूद रहता है, जैसे भूख, प्यास, निद्रा आदि। अगला प्रश्न है साथियों, कहा जा रहा है सीखने की प्रक्रिया में सीखने का स्थानांतरण होता है, हो सकता है। साथियों, सीखने की प्रक्रिया में सीखने का स्थानांतरण हो सकता है कहाँ से हो सकता है साथियों? सकारात्मक हो सकता है, नकारात्मक हो सकता है, शून्य हो सकता है, ये सभी। साथियों, आपको पता है सीखने की प्रक्रिया में स्थानांतरण सकारात्मक भी हो सकता है, नकारात्मक भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है साथियों, शून्य भी हो सकता है। इसलिए डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। कहा जाएगा साथियों, निम्न में कौन सा मत अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है? साथियों, अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या कौन सा मत करता है? एक कहा जा रहा है मनोविशेष विश्लेषणवाद करता है, एक व्यवहारवाद करता है, साथियों एक संबंधवाद करता है, और एक गेस्ट गेस्टाल्टवाद करता है। साथियों, आपको पता है सीखने के संबंध में अंतर्दृष्टि व्याख्या करता है केवल गेल्टास्टवाद। कौन करता है साथियों? गेल्टोस्टवाद करता। साथियों, यह प्रक्रिया गे स्टाल गे स्टाल्ट वादियों द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा साथियों? गेस्टाल्ट वादियों द्वारा दिया गया है, जानते रहे साथियों। और ये कहाँ से आया है? यह जर्मनी से आया है। कहाँ से आया साथियों? जर्मनी से आया है। अगला प्रश्न देखेंगे भाइयों, कहा जा रहा है किसी मनोवैज्ञानिक ने सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया है। साथियों, सीखने की सामग्री के रूप में किस मनोवैज्ञानिक ने निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया है? एक कहा जा रहा है विलियम जेम्स स्किनर, और साथियों एम्बिग हॉस और बार्टलेट। इसमें से साथियों कौन है जिन्होंने सीखने की सामग्री को निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया है? तो साथियों इसमें से जो है एम्बिग हॉस है, इन्होंने ही क्या किया साथियों? सीखने के प्रक्रिया में निरर्थक शब्द का प्रयोग किया है, जानते रहेगा। विलियम जेम्स स्किनर और बार्टलेट ने ये साथियों सार्थक प्रश्न दिया है, शब्द दिया है, लेकिन इसने क्या दिया है? निरर्थक दिया है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, सीखने के नियम दिए गए हैं किसके द्वारा? पावलाव ने, स्किनर ने, थांडाइक ने, और साथियों कोहलर ने। पता है साथियों आपको किसने दिया है? सीखने का नियम केवल किसने दिया था? थार्नडाइक ने दिया था। किसने दिया था साथियों? थार्नडाइक ने दिया था। और मैंने साथियों आपको बताया था थार्नडाइक ने किस पर प्रयोग किया था? साथियों पावलाव ने कुत्ते पर प्रयोग किया था, स्किनर ने कबूतर और चूहे पर प्रयोग किया था, थार्नडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग किया था। किस पे साथियों? बिल्ली पे सीखने की प्रक्रिया का वर्णन किया था। अगला प्रश्न है साथियों, सीखना है सीखना है साथियों क्या? तो सीखना क्या है साथियों? सीखना कहा जा रहा है व्यवहार में परिवर्तन, हाँ। अनुभव तथा अभ्यास का परिणाम, ये भी सही साथियों। व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन। साथियों ये तीनों जवाब सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सीखना ये तीनों है साथियों। अगला प्रश्न कहा जा रहा है, शारीरिक वृद्धि और विकास को कहते हैं, शारीरिक वृद्धि और विकास को साथियों क्या कहते हैं? तत्परता कहते हैं, अभिवृद्धि कहते हैं, गतिशीलता कहते हैं, आनुवंशिकता कहते हैं। साथियों शारीरिक वृद्धि और विकास को आनुवंशिकता और गतिशीलता नहीं कहते हैं, न तो तत्परता कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? अभिवृद्धि कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है भाइयों,
चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है। यह कथन दिया गया है किसके द्वारा? यह कथन दिया गया है साथियों किसके द्वारा दिया गया है? एक का डीवी द्वारा दिया गया है, और साथियों गिलफोर्ड द्वारा दिया गया है, क्रूज के द्वारा दिया गया है, और एक साथियों रॉस के द्वारा। तो साथियों आपको बता दें, चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष का मानसिक क्रिया द्वारा शब्द दिया गया है। किसका है कथन? ये रॉस का है। किसका है साथियों? रॉस का है। तो रॉस द्वारा दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कहा जा रहा है साथियों, बाल मनोवैज्ञानिक के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? साथियों इसमें से कौन सा कथन सर्वोत्तम है? सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं, विशिष्ट बच्चे विशिष्ट होते हैं, और प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। साथियों सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते, कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं लेकिन सभी नहीं। साथियों बच्चे विशिष्ट होते हैं हाँ, लेकिन साथियों एक बच्चा विशिष्ट नहीं, प्रत्येक बच्चे विशिष्ट होते हैं। इसलिए साथियों ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हर बच्चे की क्या होती है? अलग अलग विशेषता होती है। अगला प्रश्न है भाइयों, बाल मनोवैज्ञानिक का केंद्र बिंदु है। बाल मनोवैज्ञानिक का केंद्र बिंदु क्या है साथियों? तो है अच्छा शिक्षा, बालक, शिक्षा प्रक्रिया और विद्यालय। तो साथियों आपको पता है साथियों, अच्छा शिक्षा नहीं है, बालक बालक हो जाएगा साथियों, बालक हो जाएगा, शिक्षण प्रक्रिया नहीं, विद्यालय नहीं है। तो साथियों बाल मनोवैज्ञानिक का केंद्र क्या है? केवल बालक ही होता है। इसलिए साथियों ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, बालक है। अगला प्रश्न है साथियों, अच्छी स्मृति की विशेषता क्या है? अच्छी स्मृति की विशेषता है साथियों क्या? तो ऑप्शन नंबर एक आ जाए शीघ्र पुनः स्मरण, शीघ्र पहचान, अच्छी धारणा, ये सभी। साथियों आपको पता है, अगर अच्छा स्मृति आपका है तो आप किसी भी चीज़ों को तुरंत याद कर सकते हैं, और किसी पुरानी चीज़ को देखते ही पहचान लेंगे, शीघ्रता से पहचान कर सकते हैं। साथियों अच्छी धारणा भी हो जाएगी। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अच्छी स्मृति की विशेषता ये तीनों है। अगला प्रश्न है साथियों, संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ है। संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो साथियों एक क्रोध और भय है, स्नेह तथा प्रेम है, उत्तेजना तथा भाव में उथल पुथल है, और उपर्युक्त इनमें से कोई नहीं। साथियों आपको पता है, संवेग का अर्थ ही होता है साथियों उत्तेजना या भाव में उथल पुथल, स्नेह और प्रेम नहीं, क्रोध और भय नहीं। जानते रहे साथियों ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ है उत्तेजना, भाव में उथल पुथल ही कहलाता है। जानते रहेगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न भाई, कौशल सीखने की पहली अवस्था है। कौशल सीखने की पहली अवस्था क्या है साथियों? यथार्थता है, कल्पनाशीलता है, समन्वय है, अनुकरण है। साथियों यथार्थता नहीं होता है, कल्पनाशीलता भी नहीं होता है, समन्वय और अनुकरण में साथियों संबंध थोड़ा सा दिख रहा है। इसलिए यहाँ पे अनुकरण की तरफ ज्यादा जाएंगे, क्योंकि कौशल सीखने की पहली अवस्था क्या होता है साथियों? अनुकरण होता है, समन्वय तो होता है लेकिन सबसे पहले अनुकरण। तो साथियों यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है भाइयों, कहा जा रहा है मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किया। मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किया था किसने? थानडाइक ने, गिलफोर्ड ने, स्पीयरमैन ने, बीने साइमन ने। साथियों किसने प्रयोग किया था? आपको बता दें, तो मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले थे विने साइमन। कौन थे साथियों? बीने साइमन थे, बीने साइमन। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये तीनों सही जवाब नहीं है। अगला प्रश्न भाइयों, कहा जा रहा है शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षा विधि है। शैशवावस्था के लिए साथियों उत्तम शिक्षण विधि क्या है साथियों? कहा जा रहा है मान मांटेसरी विधि है, खेल विधि है, और साथियों किंडरगार्टन विधि है, और ये सभी। साथियों आपको बता दे कि शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि क्या है? मान मांटेसरी विधि है, खेल विधि भी है, और किंडरगार्टन विधि सही है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे भाइयों, कहा जा रहा है बाल विकास में होता है क्या? साथियों प्रक्रिया पर बल दिया जाता है, वातावरण और अनुभव की भूमि पर बल देते हैं, गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है, उपर्युक्त सभी। साथियों बाल विकास की प्रक्रिया में प्रक्रिया पर बल देते हैं, वातावरण अनुभव की भूमि पर बल देते हैं, ये भी साथियों सही है, गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है।
साथियों डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बाल विकास की प्रक्रिया में प्रक्रिया पर बल है। साथियों वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल है। और साथियों गर्भावस्था से किशोरावस्था तक अध्ययन होता है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र है। बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र क्या क्या है साथियों? कहा जा रहा है पहला है बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन, वातावरण का बाल विकास पर पड़ने वाला प्रभाव का अध्ययन, वैस व्यक्तित्व विभिन्नताओं का अध्ययन, व्यक्तित्व विभिन्नताओं का अध्ययन और उपर्युक्त सभी। तो साथियों साथियों ये तीनों कथन सही है, इसलिए कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न भाइयों, सर्वाधिक उपयुक्त जीवित जीवित रहता है का सिद्धांत है। साथियों सर्वाधिक उपयुक्त जीवित रहता है का सिद्धांत साथियों किसका है? लेमार्क का है। साथियों किसका कहा जा रहा है? हैरिसन का है, डार्विन का है, मैक मैक डुगल का है साथियों। तो इसमें से किसका कहा जा रहा है साथियों? तो आपको पता है सर्वाधिक उपयुक्त जीवित जीवित का सिद्धांत साथियों किसका है? डार्विन का है। किसका है? डार्विन का है साथियों। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। साथियों अगला प्रश्न कहा जा रहा है, देखेंगे बिने बिने साइमन परीक्षण द्वारा मापन किया जाता है। साथियों अभी अभी मैंने इस प्रश्न को पीछे करा के आया हूँ। साथियों बिने साइमन परीक्षण द्वारा मापन किया जाता है सामान्य बुद्धि का, विशिष्ट बुद्धि का, अभिवृद्धि का और साथियों अभिगमता का, अधि एक मिनट अभिक अभिक ममता का, अभिक मता का। साथियों देखेंगे यहाँ पर सामान्य बुद्धि का परीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? बिने साइमन परीक्षण के द्वारा किया जाता है। अभी अभी मैंने इस प्रश्न को बता के आया हूँ। अगला प्रश्न है साथियों, संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक है। संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन है साथियों? शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक योग्यता, थकान, ये सभी। आपको पता है साथियों संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले शारीरिक स्वास्थ्य है, मानसिक योग्यता और थकान, ये तीनों है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न भाइयों देखेंगे, सामाजिक प्रत्याशयों प्रत्याशयों के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है। उक्त कथन है। साथियों इनमें से किसका कथन है? हरलाक का है, टीपीनन का है, मैकडुगल का है और रॉस का है। साथियों आपको पता है कि सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार का योग्यता का अधिगम किसने दिया था साथियों? तो हरलाक ने दिया था। किसने दिया था? हरलाक ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न भाई, सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ क्या है? कौशल अर्जन है, ज्ञानार्जन है, व्यवहार में साथियों कहा जा रहा है परिमार्जन है और व्यक्तिक समायोजन है। तो साथियों आपको पता है कि साथियों सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है व्यवहार में परिमार्जन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ का साथियों व्यवहार में परिमार्जन है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है, वाणी दोष नहीं है। वाणी दोष इसमें से कौन सा नहीं साथियों? एक कहा जा रहा है ध्वनि परिवर्तन और अस्पष्ट उच्चारण, धीमी या तेज गति से बोलना और हकलाना और तुतलाना और साथियों तीव्र तीव्र अस्पष्ट वाणी। तो साथियों इसमें से कौन सा नहीं है जो वाणी दोष नहीं है? वह धीमी या तेज गति से बोलना नहीं है। कोई भी व्यक्ति किसी का आवाज धीमी या तेज हो सकता है, लेकिन ध्वनि परिवर्तन और अस्पष्ट उच्चारण वाणी दोष है। हकलाना और तुतलाना भी वाणी दोष है। तीव्र अस्पष्ट वाणी भी क्या है साथियों? वाणी दोष है, लेकिन बी ऑप्शन नहीं है। अगला प्रश्न कहा जाएगा साथियों, प्राथमिक स्तर पर मूल्यों की शिक्षा देने की सर्वोत्तम विधि क्या है? सर्वोत्तम विधि साथियों है क्या? तो आप लोग को बताना है इसमें सर्वोत्तम विधि क्या है। पहला ऑप्शन कहा जा रहा है मूल्यों के महत्व को बताना है, मूल्यों के पालन न करने पर दंडित करना है, अध्यापक के व्यवहार में मूल्य स्थापन, उपर्युक्त सभी। साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा अध्यापक के व्यवहार में मूल्य स्थापन। प्राथमिक स्तर पर मूल्यों की शिक्षा देने की सर्वोत्तम विधि है अध्यापक के व्यवहार में मूल्य स्थापन। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है भाइयों, मूल्यों के वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं है आध्यात्मिक मूल्य,
एकेन प्रकोरेण धनार्जन का मूल्य, नैतिक मूल्य, सांस्कृतिक मूल्य। साथियों, मूल्यों के वर्गीकरण में शामिल नहीं है आध्यात्मिक मूल्य, एकेन प्रकोरेण धनार्जन का मूल्य, नैतिक मूल्य और सांस्कृतिक मूल्य। तो साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा इसमें से एके एन केन एन केन प्रकारेण धनार्जन मूल्य। ये साथियों मूल्यों का वर्गीकरण से सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न कहा जा रहा है भाइयों, व्यक्तित्व के संगठन का रूप है। व्यक्तित्व के संगठन का रूप है सामाजिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक, शारीरिक, सामाजिक व राजनीतिक, मनोवैज्ञानिक व आध्यात्मिक। व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप है साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा मनोवैज्ञानिक व शारीरिक। मनोवैज्ञानिक व शारीरिक रूप ही क्या होता है साथियों, व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप होता है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न भाइयों, आत्म केंद्रित व्यक्ति होता है। आत्म केंद्रित व्यक्ति होता है कैसा, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी, सामाजिक निर्भर। साथियों, आत्म केंद्रित व्यक्ति होता है केवल अंतर्मुखी, अंतमुखी होता है। कैसा होता है साथियों, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी और सामाजिक निर्भर नहीं होता है, जानते रहिएगा। अगला प्रश्न है भाइयों, अपने ऊर्जा बल को बाहर की ओर अभिव्यक्त करने वाले व्यक्ति का प्रकार होता है कैसा, ज्ञानात्मक व्यक्ति, कलात्मक व्यक्ति और बहिर्मुखी व्यक्ति और धार्मिक व्यक्ति। अपने ऊर्जा बल को बाहर की ओर अभिव्यक्त करने वाले व्यक्ति का प्रकार होता है साथियों बहिर्मुखी। कैसा होता है, बहिर्मुखी होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न कहा जा रहा है भाई, कक्षा चार का एक बच्चा सदैव चिंतन और कुष्ठित रहता है। आपका क्या राय है साथियों, आपका क्या राय है, क्यों कारण, उसका कारण बताइए। तो उसके अभिभावक उसे शिकायत करेंगे, मनोचिकित्सक के पास ले जाएंगे, स्वयं परामर्शदाता की भूमिका का निर्वाह करेंगे, उसे उसके भाग्य पर छोड़ देंगे। तो साथियों, आपको पता है कि बच्चे के साथ क्या करना चाहिए, स्वयं परामर्शदाता की भूमिका का निर्वाह करेंगे, तब जाकर के बच्चे के भाई कक्षा जो 4 का बालक है उसे चिंता से आप क्या कर पाएंगे, मुक्त कर पाएंगे। स्वयं परामर्शदाता की भूमिका का निर्वाह करेंगे, जानते रहेगा। अगला प्रश्न है भाई, भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है, अनुबंधन का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत, अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत और परिपक्वता का सिद्धांत। भाषा विकास के सिद्धांत में साथियों कौन सा सिद्धांत शामिल नहीं है, तो अनुबंधन का सिद्धांत शामिल है, अनुकरण का भी सिद्धांत शामिल है, लेकिन अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत शामिल नहीं है साथियों। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा और परिपक्वता का भी सिद्धांत शामिल है, जानते रहेगा। अगला प्रश्न है भाई, अवधारणा के आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक है। साथियों, अवधान के आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक है। एक साथियों कहा जा रहा है रुचि, लक्ष्य, अभिव्यक्ति, अभिवृत्ति, उद्दीपक वस्तु प्रवृत्ति, प्रकाश, ध्वनि, गंध और साथियों पुरस्कार, दंड, प्रोत्साह। तो आपको पता है साथियों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा रुचि, लक्ष्य और अभिवृत्ति ही क्या कर सकता है साथियों, अवधान के आंतरिक अथवा व्यक्ति निष्ठ निर्धारक है। साथियों, टोटल 31 प्रश्न को करा चुके हैं और कहेंगे साथियों जो चैनल पे पहली बार आए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। यदि वीडियो को आप लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और शेयर करना न भूलें। अगला प्रश्न कहा जा रहा है भाई, बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है। बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र क्या है साथियों, केवल शैशव अवस्था की विशेषताओं का अध्ययन, केवल गर्भावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, केवल बाल्यावस्था की विशेषताओं का अध्ययन और साथियों गर्भावस्था से किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन है। तो साथियों आपको बता दिया जाए कि इसका सही जवाब हो जाएगा गर्भावस्था से किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन क्या कहलाता है साथियों, बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र कहलाता है, जानते रहेगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। केवल बाल्यावस्था का अध्ययन नहीं, केवल गर्भावस्था का अध्ययन नहीं और केवल शैशवावस्था का अध्ययन नहीं, बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत गर्भावस्था से लेकर के किशोरावस्था तक का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। काजर भाई, वह अवस्था जो कि माता के 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग न हो पाने के कारण होती है कहलाती है।
साथियों एक डाउन सिंड्रोम है, एक क्लिनफेंटल सिंड्रोम है, एक टर्नल सिंड्रोम है और साथियों एक विल्सन सिंड्रोम है। तो साथियों आपको पता है कि जब माता के 21वें गुणसूत्र अलग न हो पाने के कारण साथियों उनमें आता है कौन सा, डाउन सिंड्रोम आता है। कौन सा सिंड्रोम आता है साथियों, डाउन सिंड्रोम आता है। ये जानते रहेगा, डाउन सिंड्रोम में एक गुणसूत्र क्या होता है, प्लस हो जाता है। साथियों नाम में डाउन है लेकिन काम उल्टा है, जानते रहेगा साथियों। डाउन सिंड्रोम में 46 गुणसूत्र से एक बढ़ के कितना हो जाता है साथियों, 47 गुणसूत्र हो जाता है, जानते रहिएगा। साथियों टर्नल सिंड्रोम में 46 से घटकर 45 हो जाता है। 45 गुणसूत्र में साथियों आपको पता है जिसमें से एक यक्ष के साथ क्या आ जाता है, ओ गुणसूत्र आ जाता है, जानते रहेगा। और साथियों एक कहा जाए क्लाइन फेल्टर सिंड्रोम, क्लाइन फेल्टर सिंड्रोम कहा जाए साथियों, इसमें भी 47 गुणसूत्र होते हैं जिसमें साथियों यक्ष यक्ष और एक वाई हो जाता है, ये जानते रहिएगा क्लाइन फेल्टर सिंड्रोम में। और साथियों डाउन सिंड्रोम में क्या कहा जा रहा है, माता का 21वें गुणसूत्र के जोड़े न अलग हो पाने के कारण कौन सा सिंड्रोम आता है, डाउन सिंड्रोम, जिसमें साथियों एक गुणसूत्र बढ़ जाता है और कितना होता है 46 से बढ़ के कितना हो जाता है 47 हो जाता है, जानते रहेगा साथियों। अगला प्रश्न है भाई लोग, कहा जा रहा है कोहल वर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है। कोहल वर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है, जानते रहेगा साथियों। तो पूर्व पूर्व पारंपरिक अवस्था में साथियों कोहल वर्ग के अनुसार नैतिक बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का, ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है भाई लोग, निम्नलिखित में कौन सा एक सही क्रम है। साथियों सही क्रम कौन सा है, पहला क्रम कहा जाए अंडाणु शुक्राणु, अंडाणु शुक्राणु मिलकर युग्मनज बनाते हैं, युग्मनज से क्या बनता है साथियों, ब्लास्टोसिस्ट बनता है। फिर कहा जाए ब्लास्टोसिस्ट अंडाणु शुक्राणु और युग्मनज, ब्लास्टोसिस्ट युग्मनज अंडाणु शुक्राणु, अंडाणु शुक्राणु युग्मनज और ब्लास्टोसिस्ट। साथियों यहाँ पे दो ऑप्शन एक जैसा दिखाई दे रहा है क्या, हाँ साथियों यहाँ पर एक ऑप्शन दो बार हो चुका है, ए और डी वाला दोनों एक ही ऑप्शन है। तो साथियों कहा जा रहा है सबसे पहले निषेचन की प्रक्रिया में मादा का अंडाणु आता है, उसमें भाग लेता है शुक्राणु, तो अंडाणु और शुक्राणु मिलकर निषेचन करता है तो जो क्या बनाता है युग्मनज, और युग्मनज के बाद साथियों क्या बनता है, अंडवाहिनी में कोशिका विभाजन शुरू होता है तो उसे कहते हैं ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं, जानते रहेगा। तो साथियों ए और डी वाला सही जवाब हो जाए क्योंकि दोनों एक ही रूप है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है भाई, अंतर्मुखी बहिर्मुखी तथा उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण द्वारा किया जाता है, डैश डैश किसके द्वारा वर्गीकरण किया जाता है। तो साथियों आपको पता है इसका वर्गीकरण युंग के द्वारा किया जाता है, किसके द्वारा, युंग के द्वारा। अंतर्मुखी बहिर्मुखी तथा उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण साथियों युंग के द्वारा किया जाता है, क्रेचर के द्वारा नहीं, सेल्डन के द्वारा नहीं और स्प्रेंगर के द्वारा नहीं किया जाता, युंग के द्वारा किया जाता है। टोटल 4 क्वेश्चन और बचे हैं साथियों, देखेंगे निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग स्मृति के मापन के लिए नहीं किया जाता है। साथियों स्मृति के मापन के लिए किस विधि का प्रयोग नहीं किया जाता है, कहा जा रहा है प्रत्याहान विधि का, तार्किक विधि का, साथियों पहचान विधि का और पुनः सीखना विधि का। साथियों प्रत्याहान विधि का प्रयोग किया जाता है, तार्किक विधि का प्रयोग नहीं किया जाता है, पहचान किया जाता है और पुनः सीखना विधि किया जाता है, लेकिन साथियों तार्किक विधि का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रक्रिया में, स्मृति के मापन के लिए तार्किक विधि का प्रयोग नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न है भाइयों, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण टीएटी का विकास डैश 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 किसके द्वारा किया गया था, किसके द्वारा किया गया था साथियों, सायमंड के द्वारा, होल्टज मैन के द्वारा, मोरे के द्वारा और बैलक के द्वारा। साथियों तो इसमें से कौन है जिसके द्वारा किया गया था अंतर्बोध परीक्षण टीएटी का, साथियों तो मोरे के द्वारा किया गया था, किसके द्वारा, मोरे के द्वारा किया गया था, सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न भाई, कहा जा रहा है मनोविज्ञान का परीक्षण के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है, मनोविज्ञान का परीक्षण के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है साथियों क्या। तो साथियों एक कहा जा रहा है विषय केंद्र शिक्षा, शिक्षक केंद्र शिक्षा, क्रिया केंद्र शिक्षा और बाल केंद्र शिक्षा। तो साथियों आपको पता है मनोविज्ञान के क्षेत्र में केवल बाल केंद्र शिक्षा आएगा, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है भाइयों, कहा जा रहा है निम्नलिखित में कौन सा
अभिवृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है। एक निरंतरता का सिद्धांत, वर्गीकरण का सिद्धांत, समन्वय का सिद्धांत, वैयक्तिकता का सिद्धांत। तो साथियों आपको पता है निरंतरता का सिद्धांत तो साथियों अभिवृद्धि में आता है, जो लगातार विकास में वृद्धि होता है। लेकिन साथियों वर्गीकरण का सिद्धांत नहीं आता है। ये साफ-साफ दिख रहा है साथियों, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। समन्वय माने साथियों शरीर पर नियंत्रण करना, ये अभिवृद्धि में आता है और विकास में आता है। और व्यक्तित्व का सिद्धांत आता है साथियों, तो ऑप्शन नंबर केवल बी सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का, यही नहीं आता है। तो साथियों आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ क्लास आपको अच्छी लगी है। यदि क्लास अच्छी लगी है तो साथियों वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल पे पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा।